हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों वीडियो भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित लगभग 200 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये 200 सवाल आज हम देखेंगे 1 घंटे के अंतर्गत सामान्य विज्ञान से संबंधित। तो आपके टॉपिक दिया गया है सामान्य विज्ञान, तो यहाँ से आपका एग्जाम में सवाल बन के आने वाला है। तो हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा टफ सवाल यहाँ पर नहीं है, इजी सवाल ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो होता है ये कहाँ पर भंडारित होता है? तो ये आपका लीवर यानी कि यकृत में भंडारित होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो कौन सी यहाँ पर एक अदिश राशि है ये आपको बताना है। बल, वेग, दाब, त्वरण। तो यहाँ पर आपकी अदिश राशि कौन सी हो जाएगी? दाब हो जाएगी। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, धावन के सोडे यानी धोने के सोडे वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आपका होता है Na2CO3.10H2O। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। यानी कि इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है और नाम बोला जाए तो सोडियम कार्बोनेट होता है। और आपका जो खाने का सोडा होता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस गैस का जो है ये अवशोषण करते हैं। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल हो जाएगा। सी यहाँ पर सही होगा। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त की जो पीएच होती है इसका मान 7.4 होता है। तो रक्त की पीएच का मान 7.4 होता है, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो ये माइक्रोकोन्ड्रिया को कहा जाता है। सी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल देखिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में आपको निकट का तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का आपको साफ दिखाई नहीं देता है। तो दूर का आपको साफ दिखाई नहीं देगा तो आप कौन सा लेंस यूज में लोगे? अवतल लेंस यहाँ पर यूज में लोगे। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, और दूरदृष्टि दोष में आप उत्तल लेंस यूज में लोगे क्योंकि उसमें आपका निकट का दिखाई नहीं देता है, यानी कि उल्टा सिस्टम यहाँ पर होता है। निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अगर बात की जाए इनमें तो हीरा यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई यहाँ पर क्या हो जाएगी? तो ये आपकी डेसिबल हो जाएगी। बी यहाँ पर आपका सही होगा। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल आपकी किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तांबा और जस्ता का मिश्रण हो जाएगा आपका पीतल। तो इसको पिताजी से हम याद रखते हैं। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? तो सर्वदाता जो सबको दे सकता है, तो ये आपका कौन सा रक्त समूह हो जाएगा यहाँ पर? तो ये आपका ओ नेगेटिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ओ नेगेटिव हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। पेंसिल में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट जो होता है आपका दोस्तों, ये पेंसिल में आपका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो पसलियों की संख्या जो होती है ये कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी 12 जोड़ी होती है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपकी आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में आपका कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका विटामिन सी जो है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो गोबर गैस की बात की जाए तो इसका मुख्य घटक आपका क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा, यानी CH4 यहाँ पर होगा। तो डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। शरीर के किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्त्राव होता है ये आपका अग्नाशय के द्वारा होता है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आपके बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो पानी के घनत्व की बात की जाए तो ये आपका
किस तापमान पर अधिकतम होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका अधिकतम होता है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। तो टाइफाइड बुखार जो होता है ये आपका किसके कारण होता है, विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो ये आपका जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पीयूष ग्रंथि जो होती है आपकी, इसे ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 25, जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है। तो जंग लगना यानी रस्टिंग जो है ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी जंग लगना, और जंग लगने के बाद जो आपका लोहा होता है उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये आपका टंगस्टन धातु से बना होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु आपकी पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मिलेगी आपको, लोहा यहाँ पर मिलेगा। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर को यूज में लिया जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही रक्त समूह की बात की जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, यानी कि जो सबसे रक्त ले सकता है, तो ये आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर आपका सही होगा। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है। तो भूकंप की जो तीव्रता है यह आपकी रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा यहाँ पर की गई थी। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो एलपीजी जो होती है आपकी दोस्तों, इसका मुख्य घटक आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो एलपीजी के मुख्य घटक आपके प्रोपेन और ब्यूटेन यहाँ पर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी हड्डी आपसे पूछी जाए तो ये कौन सी हो जाएगी, फीमर हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई यहाँ पर हो जाएगी, तो ये आपकी दूरी की इकाई है। सी यहाँ पर सही है, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में आपका कौन सा अम्ल मिलेगा, आपको एसिटिक अम्ल यहाँ पर मिलेगा। सिरका में आपको एसिटिक अम्ल देखने को मिलेगा। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है। तो मछलियाँ जो होती है ये किसके द्वारा सांस लेती है। तो ये गल फड़े के द्वारा सांस लेती है, गिल्स के द्वारा। सी यहाँ पर सही होगा। प्राथमिक रंग आपके कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग अगर आपसे पूछा जाए तो लाल, हरा और नीला यहाँ पर होता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा, लाल, हरा और नीला। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा यहाँ पर किया गया था। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ पर हो जाएगा। सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसे ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछी जाए तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, स्टेप्स हो जाएगी, जो कि आपकी कान में पाई जाती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का अगर सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका बृहस्पति यहाँ पर हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन जो है ये एक कवक से बनाया जाता है आपका। इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा यहाँ पर की गई थी। सी यहाँ पर आपका सही होगा। बिजली के हीटर का तार किस धातु का बना होता है। तो बिजली के जो हीटर का तार होता है ये आपका किस धातु का बना होता है। तो ये आपका नाइक्रोम का बना हुआ होता है। ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो पौधों में जो हरा रंग होता है वो आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। बी यहाँ पर सही होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क जो होता है इसका सबसे बड़ा भाग आपका प्रमस्तिष्क यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सेरिब्रम जिसे कहा जाता है, प्रमस्तिष्क यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, एक हॉर्स पावर जो होती है ये कितने वोट के बराबर होती है। तो एक हॉर्स पावर आपकी 746 वोट के बराबर होती है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा अम्ल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज आपके लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना, लुई पाश्चर के द्वारा आपके रेबीज के टीके की खोज की गई थी। अगला सवाल देखिए, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है।
तो वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस यहाँ पर भरी जाती है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन भरी जाती है। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो हंसाने वाली गैस N2O यहाँ पर हो जाएगी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? लाइसोसोम यहाँ पर हो जाएगा। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में आपको निकट का दिखाई नहीं देता है, यानी कि यहाँ पर उत्तर लेंस को यूज में लिया जाएगा। पिछली बार आपके वीडियो के एग्जाम में एक फॉर्मूला पूछा गया था 1/f = 1/v - 1/u। लेंस का फॉर्मूला आपका पूछा गया था। दर्पण का पूछा जाए तो यहाँ पर आपका प्लस लग जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य की धातु जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये आपकी टाइटेनियम को कहा जाता है। डी यहाँ पर आपका सही होगा, भविष्य की धातु टाइटेनियम। रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जब बनता है तो यहाँ पर कौन सा विटामिन जो होता है ये आपका सहायक होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर विटामिन के जो होता है ये आपका सहायक होता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे में जब जंग लगती है तो उसका भार जो है ये बढ़ जाता है। ए यहाँ पर आपका सही होगा, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और भार जो है ये बढ़ जाता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल जो है ये अधिकतम किस में आपकी हो जाएगी? तो ये आपकी गैस, द्रव, ठोस, निर्वात। तो ठोस में जो है आपकी ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है ये आपके लाइकोपिन के कारण होता है। लाइकोपिन एक कवक होता है, इसकी वजह से जो है ये आपके टमाटर का लाल रंग होता है। अगला सवाल है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का पता किसने लगाया था? तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना यानी डबल हेलिक्स मॉडल का पता जो है ये किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये वॉटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया था। सी यहाँ पर आपका सही है, महत्वपूर्ण सवाल है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक आपका डायोप्टर हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, शरीर का तापमान कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो शरीर का जो तापमान होता है ये किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है ये शरीर का तापमान यानी टेम्परेचर जो है वो नियंत्रित करती है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, भारी जल, हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O यहाँ पर सही होगा आपका। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है ये किस परजीवी के कारण आपका होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ये होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई भैया? तो ये आपके चैडविक के द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की आपके जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। किस उपकरण का उपयोग ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा? तो ट्रांसड्यूसर जो होता है इसका प्रयोग किया जाएगा। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व यहाँ पर पाया जाएगा? तो हाइड्रोजन यहाँ पर पाया जाता है। सी यहाँ पर आपका सही है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधा जो होता है उसमें जल का परिवहन जो होता है ये किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा होता है। ज से जल, ज से जाइलम, इस तरीके से याद रखना। जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है और आपका वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम आपका केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी अधातु आपकी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये आपकी ब्रोमीन हो जाएगी। और धातु पूछी जाए तो पारा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन अधातु है, पारा आपकी धातु है, दोनों आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। और एक आपका गैलियम होता है जिसको हथेली पे आप रखते हो तो वो पिघल जाता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया को रक्ताल्पता भी कहा जाता है। ये किसकी कमी से होता है? तो ये आयरन की कमी से होता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। CNG का मुख्य घटक क्या है? तो CNG का मुख्य घटक अगर आपसे पूछा जाए तो ये मीथेन यहाँ पर हो जाएगा, जबकि LPG का क्या था? तो प्रोपेन और ब्यूटेन वहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों का जो यकृत तेल होता है इसमें विटामिन D की अधिकता होती है।
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपका किस सिद्धांत पर कार्य करेगा दोस्तों? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो न्यूटन का तीसरा नियम यानी संवेग संरक्षण का जो नियम है, इस पर कार्य करता है आपका रॉकेट का नियम। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो मानव त्वचा का जो रंग होता है ये आपका मेलानिन के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? मेलानिन के कारण बनता है। अगला सवाल देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील जब बनाया जाता है तो लोहे के साथ क्या मिलाया जाएगा? तो यहाँ पर निकेल और क्रोमियम जो है ये मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकल क्रोमियम आपका लोहे के साथ मिलाया जाता है। अगला सवाल है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाएगा? तो विटामिन सी की कमी से तो आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, रिकेटस रोग आपका विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी आपकी धातु रहती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पारा यहाँ पर हो जाएगा। धातु पूछी जाए तो पारा, अधातु पूछी जाए तो ब्रोमीन। वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो वायु में अगर ध्वनि की चाल अगर आपसे पूछी जाए तो ये कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 332 मीटर पर सेकंड यहाँ पर हो जाएगी। ए यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला मुख्य तत्व आपका कौन सा हो जाएगा? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस यहाँ पर हो जाएगा। कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये हो जाएगा दांतों में पाया जाने वाला। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए आपकी मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये जिम्मेदार होती है। सी यहाँ पर आपका सही होगा ऑप्शन के हिसाब से। अगला सवाल देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया? तो ये आपके रोंटगन के द्वारा किया गया था। सी यहाँ पर सही होगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह रोग यानी डायबिटीज होता है। ठीक है, अगला सवाल है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाना है तो किस गैस का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो केचुआ जो होता है ये अपनी त्वचा से सांस लेता है। अगला सवाल देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें आपका क्या होता है? तो परमाणु का नाभिक जो होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका कितना होता है? 120 दिन यहाँ पर होता है। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को जो है वो नष्ट कर देता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl यहाँ पर हो जाएगा। बैटरियों में कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? तो बैटरियों में आपका कौन सा अम्ल हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। H2SO4 जो होता है ये आपका बैटरियों में संग्रहित होता है। अगला सवाल है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का जनक अगर पूछ लिया जाए तो ये मेंडल को कहा जाता है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हो जाएंगे? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन के अपरूप आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी यकृत हो जाएगी। डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? ये भी आपको महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। तो सूर्य से ऊर्जा जो है ये किस प्रक्रिया द्वारा आपकी उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा ये उत्पन्न होती है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार आपका किसने किया? ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। बी यहाँ पर आपका सही है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार आपके थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग जो है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। अगला सवाल देखिए, पोलियो किसके कारण होता है? तो जीवाणु विषाणु किसके कारण होता है आपका पोलियो? तो ये आपका विषाणु के कारण होता है। पोलियो जो है ये वायरस जनित रोग आपका हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका दिया गया है पौधे, ATP, सूर्य और ग्लूकोज। तो यहाँ पर सूर्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा और भी सवाल हम देखने वाले हैं। 100 सवाल तो आपके हो चुके हैं, इसके अलावा 100 सवाल हम और देखने वाले हैं। ठीक है, अगला सवाल आप देखिए, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना हो और त्रिज्या 3 गुनी हो तो उस ग्रह पर पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में क्या होगा? तो पलायन वेग पूछा गया है जो कि पृथ्वी की तुलना में क्या होगा? तो ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उससे कैलकुलेट किया जाता है। V = रूट में 2gm/r। तो यहाँ पर जो अगर रूट में देखा जाए तो 2/3 हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा।
तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एक वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, जो वास्तव में किसका परिणाम है? तो अपकेंद्रीकरण का सिद्धांत पर आधारित होती है वॉशिंग मशीन, जो कि किसका परिणाम है ये आपसे पूछा गया है, तो ये जड़त्व का परिणाम है। यहाँ पर आपका सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जड़त्व के कारण वस्तुएं जो है वो बाहर की ओर जाती है। अगला सवाल देखिए, पानी पर तैरती एक सुई या एक किट किसका उदाहरण है? तो पानी पर तैरती एक सुई या एक किट जो होता है ये किसका उदाहरण होता है? तो ये आपके सरफेस टेंशन का उदाहरण होता है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो ध्वनि तरंग जो है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जा रही है तो कौन सी राशि आपकी बदलेगी नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आपकी आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित रहती है। द्रवों की श्यानता तापमान बढ़ने पर घटती है, जबकि गैसों की श्यानता तापमान बढ़ने पर क्यों बढ़ जाती है? तो द्रवों की जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी है, वो तापमान बढ़ने पर घटती है, जबकि गैसों की श्यानता जो है ये तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आणविक संवेग स्थानांतरण बढ़ने के कारण होता है। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से ये होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन बादलों का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग जो होता है ये तो प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन बादलों का जो सफ़ेद रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो ये आपका किसके कारण हो जाएगा दोस्तों? ये आपका होता है मी स्कैटरिंग। बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, पानी की बड़ी बूंदों द्वारा सभी रंगों का जो प्रकीर्णन होता है वो यहाँ पर मी प्रकीर्णन में आ जाएगा। एक ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और ये किस प्रकार की धारा के लिए प्रभावी है? तो ट्रांसफार्मर जो है ये अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के लिए कार्य करता है और ये केवल एसी धारा के लिए प्रभावी है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल आपका इंडक्शन याद रखना, और केवल एसी के लिए ये कार्य करता है। अति चालकता की स्थिति में किस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी की स्थिति में पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है, यह आपसे पूछा गया है, तो ये 0 हो जाता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? पिछली बार आपका मरीचिका से संबंधित एक सवाल पूछा गया था थोड़ा सा घुमा के। तो मरीचिका का बनना जो है ये प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर होता है, इसके अलावा अपवर्तन भी यहाँ पर होता है। तो मरीचिका का जो बनना होता है ये अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों का उदाहरण है। दाब कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो कुकर में आप खाना बनाते हो जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। तो उच्च दाब जो होता है ये बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। अगला सवाल है, किसी चलती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन कब बढ़ा हुआ महसूस होता है? तो वजन कब बढ़ा हुआ महसूस होगा एक चलती हुई लिफ्ट में? तो ये कब होता है ये आपको बताना है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो वजन जो है ये बढ़ा हुआ महसूस होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किसने की और यह प्रकाश की किस प्रकृति को सिद्ध करता है? तो ये किसने की थी? ये आइंस्टीन के द्वारा की गई थी और ये फोटोन प्रकृति यानी कण प्रकृति को जो है सिद्ध करता है। अगला सवाल देखिए, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम मुख्य रूप से किस अवधारणा से संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है ये आपका एंट्रोपी और ऊष्मा प्रवाह की दिशा से संबंधित है। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो ये सवाल पूछा जा सकता है, याद रखना। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहेगा? तो ये आभासी रहेगा, सीधा रहेगा और आपका छोटा रहेगा। ठीक है, अवतल लेंस का मतलब उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपको देख लेना है। तो आभासी, सीधा और छोटा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है? तो ये आपके भारी जल D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, डोपलर प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है? डोपलर प्रभाव का उपयोग जो है ये आपके वस्तुओं का भार मापने में नहीं होता है। सोनोग्राफी, ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों की गति मापने में, खगोल विज्ञान के तारों की गति पता करने में होता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होगा? तो अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपके गुरुत्व त्वरण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बी यहाँ पर आपका सही होगा, भूमध्य रेखा पर। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने किस तापमान पर समान मान दर्शाते हैं? तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ताप के पैमाने हैं। ये समान मान कब दर्शाएंगे ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान मान दर्शाते हैं। सी यहाँ पर आपका सही होगा और ऐसा सवाल आपका बन सकता है।
एक खोखले धात्विक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो ये कितनी आपकी हो जाएगी? तो 0 यहाँ पर हो जाएगी। खोखले धात्विक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो बर्नौली का जो प्रमेय है ये किसके संरक्षण पर आधारित है? बेसिक सा सवाल है। तो ये कौन सा संरक्षण आपका हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला सवाल देखिए, इंद्रधनुष में प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो में रंगों का क्रम बाहर से अंदर की ओर क्या होता है? तो इंद्रधनुष जब बनता है तो एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है और एक आपका द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बाहर से अंदर की ओर कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बाहर से अंदर की ओर आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा लाल से बैंगनी। ठीक है। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो एक पिकोमीटर जो होता है ये आपका 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित तरंगों को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करें। अवरक्त, पराबैंगनी, एक्सरे, माइक्रोवेव। तो ऐसा सवाल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है तरंगों को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में। तो सबसे पहले एक्सरे है, फिर पराबैंगनी है, फिर अवरक्त है, फिर माइक्रोवेव है। ए यहाँ पर आपका सही होगा। एक सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये किस पर निर्भर नहीं करेगा? लोलक के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है, लोरेंट्ज बल क्या है? तो लोरेंट्ज बल आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका एक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला कुल बल यहाँ पर हो जाएगा विद्युत और चुंबकीय बल का योग। अगला सवाल देखिए, पानी की स्थायी कठोरता जो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता? तो किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए? देखो, आयन विनिमय विधि यूज में ले सकते हो, कैल्गम विधि यूज में ले सकते हो, धावन सोडा मिलाना यूज में ले सकते हो, लेकिन उबालने से आपकी परमानेंट हार्डनेस जो है ये डिलीट नहीं होगी। हार्बर प्रक्रिया का उपयोग किसके औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो हार्बर प्रक्रिया का जो उपयोग किया जाता है ये किसके उत्पादन के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका अमोनिया उत्पादन के लिए किया जाता है हार्बर प्रक्रिया का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक बफर विलयन का उदाहरण है? तो बफर विलयन जो होता है इसका उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिश्रण जो होता है वो आपका बफर विलयन का उदाहरण हो जाएगा। एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। कांसा किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो कांसा जो है ये आपका तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, काका टी से आप याद रख सकते हो, कांसा, तांबा और टिन। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया जिसमें वो अधिक टिकाऊ हो जाता है ये आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी क्या कहलाएगी? इसे वल्कीकरण कहा जाता है, इसे वल्कनाइजेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक होती है? तो कौन सी अधातु आपकी ऐसी होती है जिसमें धात्विक चमक आपकी पाई जाती है? तो ये आपकी आयोडीन होती है जो कि चमकदार होती है और एक प्रकार की अधातु है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में स्थायीकरण यानी फिक्सिंग के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाएगा? ये भी आपका सवाल बन सकता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है जिसे हाइपो कहा जाता है। आगे देखिए, एक्वा रेजिया या अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण है? तो एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का मिश्रण यहाँ पर हो जाएगा? तो सांद्र HCl और HNO3 का मिश्रण होता है जिसमें HCl का अनुपात 3 होता है और HNO3 का अनुपात 1 होता है। यानी जिधर 3 है उधर तो 1 रहेगा, जिधर कुछ भी नहीं है उधर 3 आ जाएगा। तो 3:1 यहाँ पर होता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, टेफ्लॉन जो नॉन स्टिक बर्तनों में उपयोग होता है किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक हो जाएगा आपका टेफ्लॉन, जो कि नॉन स्टिक बर्तनों में यूज में लिया जाता है। तो ये याद रखना, नॉन स्टिक बर्तनों में आपका टेफ्लॉन यूज में लिया जाता है। टेट्रा फ्लोरोएथिलीन जो है वो इसका बहुलक हो जाएगा। ड्राई आइस या शुष्क बर्फ क्या है? तो ये भी हमने देखा था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपकी शुष्क बर्फ हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, किस परमाणु में समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है? तो किस परमाणु में के समस्थानिक में और संभारिक में क्या अंतर होता है? तो ये आपका समस्थानिकों में प्रोटॉन समान और न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं, संभारिकों में द्रव्यमान समान, संख्या समान होती है। तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन वर्ग जिम्मेदार है? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए आपका कौन सा जो है मुख्य रूप से रसायन वर्ग जिम्मेदार है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर आपको बिल्कुल सही होगा। अक्रिय गैसें आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है और वह अक्रिय क्यों होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समूह 18 से संबंधित है, क्योंकि उनका भारी इलेक्ट्रॉन कोष पूर्ण होता है। बी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, साबुन और अपमार्जक में मुख्य अंतर क्या है? तो साबुन और अपमार्जक में मुख्य अंतर आपका क्या हो जाएगा? अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं जबकि साबुन नहीं होते हैं। बी यहाँ पर आपका सही होगा।
उत्प्रेरक का रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या कार्य होता है? तो उत्प्रेरक जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा? तो संक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में आपको कौन सा अम्ल देखने को मिलेगा? फॉर्मिक एसिड यहाँ पर देखने को मिलेगा। सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं, कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में आपके कौन से मूल कण देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डी यहाँ पर आपका सही है। पीएच पैमाने पर 7 से कम का मान क्या इंगित करता है? तो 7 से कम का मान अगर हो जाएगा तो ये अम्लीय विलयन कहलाएगा। गैल्वनाइजेशन लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है? तो गैल्वनाइजेशन में आपके जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की। सी यहाँ पर सही है। ठीक है, संक्षारण से बचाने के लिए। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में अगर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन यहाँ पर हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका सही है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी आपका बेसिक सा सवाल है, पूछा जा सकता है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर निकल उत्प्रेरक को प्रयोग में लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, एलपीजी के मुख्य घटक क्या हैं? तो ये अभी हमने देखा था। एलपीजी के मुख्य घटक आपके क्या हो जाएंगे? प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएंगे। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। वाटर गैस जो होती है ये किसका मिश्रण है? तो ये आपके CO और H2 का मिश्रण है। CO और H2 का मिश्रण हो जाएगी वाटर गैस। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? तो फिटकरी जो है ये स्कंदन के द्वारा साफ करती है। किसके द्वारा साफ करेगी? स्कंदन के द्वारा, कोगुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत द्वारा संरक्षित हो जाती है? तो अपने ही ऑक्साइड की परत के द्वारा संरक्षित हो जाती है, तो ये कौन सी धातु है आपकी? एल्यूमिनियम। सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त कोशिका के किस अन्य अंगक में अपना DNA और राइबोसोम होता है? तो ये किस में आपका होता है दोस्तों? तो ये हरित लवक में होता है। पर्णहरित क्लोरोफाइल में कौन सा केंद्रीय धातु आयन पाया जाता है? तो पर्णहरित में आपका कौन सा केंद्रीय धातु पाया जाएगा? तो यहाँ पर आपका पाया जाता है मैग्नीशियम। बी यहाँ पर आपका सही है। मानव रक्त में सार्वभौमिक दाता रक्त समूह O को माना जाता है, लेकिन सबसे सुरक्षित सार्वभौमिक दाता कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित सार्वभौमिक दाता यहाँ पर कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? O नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था O नेगेटिव। अगला सवाल देखिए, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर वे फट जाते हैं और पाचक एंजाइमों से अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, DNA और RNA के बीच एक मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है? तो DNA और RNA के बीच में अगर संरचनात्मक अंतर पूछा जाए तो DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और थायमिन बेस होता है, जबकि RNA में राइबोस शर्करा और यूरेसिल बेस होता है। ठीक है, यहाँ पर थायमिन बेस होता है, यहाँ पर यूरेसिल होता है। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन कौन सा उत्तक करता है? तो जल और खनिजों का परिवहन कौन करेगा भैया? तो ये कौन करेगा? जाइलम यहाँ पर करेगा। ज से जल, ज से जाइलम। अगला सवाल है, विटामिन B12 कोबालमिन के संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, जो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 कोबालमिन के संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो कोबाल्ट यहाँ पर हो जाएगा और इसकी कमी से आपका कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। पेनिसिलिन जो एक प्रतिजैविक है, किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलियम की खोज आपके अलेक्जेंडर ने की थी, ये कवक से प्राप्त किया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन क्या महत्व है? तो अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? लैंगिक जनन के लिए युग्मक बनाना, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। बी यहाँ पर आपका सही है। एड्स का कारण बनने वाला HIV वायरस मुख्य रूप से शरीर की किन कोशिकाओं पर हमला करता है? तो एड्स का कारण बनने वाला HIV वायरस मुख्य रूप से शरीर की किन कोशिकाओं पर हमला करता है? तो ये सहायक T लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर हमला करता है। अगला सवाल देखिए, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है और इसका कार्य क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये आपका कहाँ से स्रावित होगा? अग्नाशय के लैंगरहेस की दीपिकाओं से स्रावित होता है और रक्त शर्करा को ये नियंत्रित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ये हमेशा सीधा और एक दिशीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है, संक्रामक नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका आनुवांशिक विकार है जो कि आपका संक्रामक नहीं है? तो हीमोफीलिया यहाँ पर आपका सही होगा। पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक द्वारा किस रूप में किया जाता है? तो फ्लोएम उत्तक द्वारा जो है पौधे में भोजन का परिवहन किया जाता है, तो ये किस रूप में किया जाता है? जल का तो जाइलम करता है, फल का फ्लोएम करता है।
तो यहाँ पर किस उत्तक के द्वारा, तो ये आपके किस रूप में जाता है, तो सुक्रोज के द्वारा जाता है, सुक्रोज के रूप में जाता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन और कौन सा प्रोटीन क्रमशः आवश्यक है, तो रक्त का थक्का बनाने में आपका विटामिन के आवश्यक है और फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है ये आवश्यक है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि, तो ये किस बात पर जोर देता है, ये आपका प्रकृति के उन जीवों का चयन करती है जो अपने पर्यावरण के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है, तो ये अभी हमने देखा था प्लाज्मोडियम होता है। तो ये कौन सा यहाँ पर होगा, तो ये आपका हो जाएगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन, मुद्रा, ऐच्छिक पेशियों, गति का समन्वय करता है, तो ये कौन सा करेगा, ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। तो ये आपका अनुमस्तिष्क करता है, संतुलन वगैरह ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है आपका अनुमस्तिष्क। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी, तो जैव विविधता जो हॉटस्पॉट होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसकी अवधारणा आपकी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने में मदद करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका एथिलीन हो जाएगा। ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, कशेरुकी जंतुओं में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो कशेरुकी जंतुओं में यूरिया का जो निर्माण होता है ये आपका कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। लाइकन किन दो जीवों के बीच एक सहजीवी संबंध है, तो लाइकन किन दो जीवों के बीच में एक सहजीवी संबंध है, तो ये आपका शैवाल और कवक के बीच में हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना का एक अवशेषी अंग है, तो ये किस संरचना का अवशेषी अंग है, तो ये सीकम बड़ी आंत का हिस्सा हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना ग्लाइकोसिस कहलाता है, यह प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है, तो ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो यह प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है, तो ये कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, सोनार तकनीक में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो सोनार तकनीक जो होती है इनमें किन तरंगों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, तो यहाँ पर प्रसव्य तरंगों का प्रयोग किया जाएगा। CFL लैंप में पारा वाष्प और कौन सी अक्रिय गैस होती है, तो CFL लैंप जो होता है इसमें पारा वाष्प और कौन सी यहाँ पर अक्रिय गैस हो जाएगी, तो यहाँ पर आर्गन आपकी होती है। अगला सवाल देखिए, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस यहाँ पर हो जाएगा। गोबर गैस का मुख्य घटक यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, जो हम देख चुके हैं। आगे देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किन रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो अगर आर्टिफिशियल रेन करानी है तो यहाँ पर कौन से रसायन जो है वो प्रयोग में लिए जाएंगे, तो सिल्वर आयोडाइड यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है, ये आप याद रखना। अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति जो मायोपिया निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, ये क्या समस्या होती है और उसे कौन सा लेंस उपयोग में लेना चाहिए, तो मायोपिया में आपको कौन सा लेंस यूज में लिया जाता है दोस्तों, अवतल लेंस यूज में लिया जाता है। और यहाँ पर दूर की वस्तु जो है ये आपको साफ दिखाई देती है, तो ये आपको यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक है, यानी सिस्टम उल्टा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मायोपिया जो होता है इसमें अवतल लेंस यूज में लिया जाएगा और दूर की वस्तुएं जो होती है वो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, पास की तो आपको सही दिखाई देगी लेकिन दूर की सही दिखाई नहीं देती है, ये यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जो है वो आवश्यक है, सी यहाँ पर सही होगा। पोलियो का टीका किसने विकसित किया था, तो पोलियो का टीका जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये जोनास साल्क के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, जोनास साल्क के द्वारा ये विकसित किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा जो होती है ये SO2 और आपके NOx यानी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से होती है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है, तो प्याज कट करते हैं तो आंखों में जलन होती है, तो ये यौगिक कौन सा आपका हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, तो ये सल्फेनिक एसिड यहाँ पर हो जाएगा, सल्फर इसमें पाया जाता है तो सल्फेनिक एसिड यहाँ पर हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA के खंडों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA खंडों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाएगा, तो ये DNA लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाएगा। मकड़ी किस संघ से संबंधित है, तो मकड़ी जो है ये आपकी आर्थ्रोपोडा से संबंधित है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का केंद्र कौन सा है, तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का केंद्र आपका कौन सा हो जाएगा, तो यह हाइपोथैलेमस हो जाएगा।
ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसका अर्थ क्या है? वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवरक्त विकिरणों को फंसाकर पृथ्वी का तापमान बढ़ाना। बी यहाँ पर आपका सही है। क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो किससे संबंधित है? तो ये आपकी बहुत निम्न तापमान से संबंधित है, क्रायोजेनिक्स। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आयोडीन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का परिवहन करना। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो है ये टीबी रोग से बचाव के लिए यानी क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, जिसे तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। रिक्टर पैमाने का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए आपके रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो ये विज्ञान की ऑर्निथोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। केपलर के नियम किससे संबंधित है? तो केपलर का नियम जो है ये किससे संबंधित है? ग्रहों की गति से संबंधित है केपलर का नियम। बेसिक सा सवाल है, पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो परमाणु ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला सवाल है, डायलिसिस का उपयोग किस अंग की खराबी के इलाज के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग जो है ये किस अंग की खराबी के इलाज के लिए किया जाता है? तो ये आपके किडनी खराब हो जाती है तब आपके डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, जिसे गुर्दे के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? अब इस सवाल का आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये मैं सवाल आपको करवा चुका हूँ इसी वीडियो में। तो वायुमंडल की किस परत में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।